हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे लाइफ प्रोसेसेस। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि लिविंग और नॉन लिविंग बीइंग के बीच में क्या डिफरेंस है। ऐसी कौन सी एक्टिविटीज हैं जो लिविंग बीइंग्स को नॉन लिविंग से अलग करती हैं। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें हम देखें कि जो लिविंग बीइंग्स हैं दे कैन ब्रीथ, इनहेल एक्सहेल कर सकते हैं, जबकि जो नॉन लिविंग हैं उनमें किसी तरह की ब्रीदिंग मूवमेंट्स नहीं होती। फिर लिविंग बीइंग्स में मूवमेंट होती है, अपने पार्ट्स को मूव कर सकते हैं, लोकोमोशन होती है, उनमें एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, और नॉन लिविंग बीइंग्स में ऐसा नहीं होता। फिर लिविंग बीइंग्स में रिप्रोडक्शन होती है, यानी अपने जैसे ही दूसरे यंग वंस बना लेते हैं वो, और नॉन लिविंग ऐसा नहीं कर सकते। ग्रोथ, ग्रोथ जो है ये लिविंग बीइंग्स में होती है और प्रोपोर्शनेट ग्रोथ होती है। ग्रोथ नॉन लिविंग में भी होती है, जैसे सैंड ड्यून्स हैं उनका साइज इंक्रीज होता रहता है, पहाड़ हैं उनका भी साइज इंक्रीज होता रहता है, लेकिन कोई यूनिफॉर्म ग्रोथ नहीं होती है, वो ये फर्क होता है। फिर लिविंग बीइंग्स को फूड की जरूरत पड़ती है अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए। फूड से उनको एनर्जी मिलती है, ऑक्सीडेशन होता है फूड का, जो भी हम खाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, और एनर्जी डिराइव करते हैं, और एनर्जी हमारी बॉडी की हर एक एक्टिविटी के लिए फिर यूज होती है। और नॉन लिविंग में तो ऐसा कुछ नहीं है कि वो कुछ खाते हैं तो कुछ एक्टिविटी होती है। अब रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, जो लिविंग बीइंग्स हैं ये किसी भी तरह का कोई चेंज होता है ना उनकी बॉडी के अंदर, एनवायरनमेंट के अंदर, तो वो स्टिमुलस का काम करता है। स्टिमुलस को रिसीव करते हैं और फिर उसके लिए रिस्पॉन्ड भी करते हैं, लेकिन स्टिमुलस कैसा होना चाहिए? थ्रेशोल्ड वैल्यू का स्टिमुलस होना चाहिए। और नॉन लिविंग बीइंग्स में किसी तरह की कोई स्टिमुलस को वो रिसीव भी नहीं करते, किसी तरह का रिस्पॉन्ड भी नहीं करते, सो दे डू नॉट रिस्पॉन्ड टू एनी टाइप ऑफ स्टिमुलाई। लाइफ प्रोसेसेस क्या है? लाइफ प्रोसेसेस होती हैं जो भी हमारे बॉडी की वाइटल प्रोसेसेस हैं, और किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की सर्वाइवल के लिए, उसके हेल्दी रहने के लिए, और बॉडी की और ऑर्गन सिस्टम्स की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए जरूरी हो। सर्वाइवल के लिए तो जरूरी है ही। ये बेसिक एसेंशियल एक्टिविटीज जो ऑर्गेनिज्म करता है उनको हम लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं। अब बेसिकली 4 तरह के लाइफ प्रोसेसेस हम इस पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे, प्लांट्स में भी, एनिमल्स में भी। सबसे पहला है न्यूट्रिशन, फिर रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन या सर्कुलेशन इसको कहते हैं, एंड एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट मेटाबोलाइट्स। अब हम न्यूट्रिशन की डिटेल पढ़ते हैं। तो न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके थ्रू हम फूड लेते भी हैं और उसको यूटिलाइज करते हैं। फिर फिजिकल प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एंड यूटिलाइजिंग फूड। हमें जरूरत क्या है फूड की? सबसे पहली बात तो ये है कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए फूड चाहिए। दूसरा, लाइफ प्रोसेसेस जो चारों अभी हमने डिस्कस की, सबके लिए ही एनर्जी की जरूरत पड़ती है, और एनर्जी कहाँ से आती है? फूड से आती है। 2 तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं फूड में, एक ऑर्गेनिक होते हैं और दूसरे इनऑर्गेनिक होते हैं। तो ऑर्गेनिक में क्या आएगा? कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन और मिनरल्स जो हैं, और वाटर, ये आते हैं इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स में। अब मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेस पे अगर हम देखें तो 2 तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं, ऑटोट्रॉफिक एंड हिट्रोट्रॉफिक। और ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, उसको
कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फॉर्म, जैसे कि ग्लूकोज। और ग्लूकोज जो है वो मोनोमर है, एक्चुअली पॉलीमर बनता है ग्लूकोज का इसमें, जिसको हम स्टार्च कहते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये किस किस में होता है? प्लांट्स में होता है और साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया का दूसरा नाम है ब्लू ग्रीन एल्गी, BGAB कहते हैं इनको। फिर हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? इस मोड में क्या है कि ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद से नहीं बनाते हैं, वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ऑटोट्रॉफ से फूड लेते हैं। और कैसा फूड? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फॉर्म में, यानी कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म में, फैट्स की फॉर्म में, प्रोटीन्स की फॉर्म में लेते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। ओके, जैसे हम राइस खाते हैं, चपाती खाते हैं, तो उसमें मेनली क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, और वो हमें कहाँ से मिला है? प्लांट से मिला है। और प्लांट्स क्या हैं? ऑटोट्रॉफ्स हैं। तो हेट्रोट्रॉफ्स जो हैं ऑटोट्रॉफ्स पे डिपेंडेंट होते हैं। एनिमल्स, जितने भी तरह के एनिमल्स हैं ज्यादातर इसी कैटेगरी में आते हैं। अब प्लांट्स में करते हैं पहले हम। टाइप ऑफ न्यूट्रिशन हमने पढ़ा प्लांट्स में कौन सा है? ऑटोट्रॉफिक। और ऑटोट्रॉफिज्म में भी मैंने थोड़ा सा आपको बताया था कि कौन सा है? फोटोसिंथेसिस। तो कैसे होता है प्लांट्स में ये फोटोसिंथेसिस? ये कौन सी प्रोसेस है? ये वो प्रोसेस है जिससे ऑटोट्रॉफ्स अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। किससे? कार्बन डाइऑक्साइड से। लेकिन उनको क्या चाहिए? क्लोरोफिल भी चाहिए और सनलाइट भी चाहिए। तो क्या बन जाएगा? ये बन गया ग्लूकोज। और एक्चुअल में क्या बनता है? स्टार्च। स्टार्च जो है वो पॉलीमर है ग्लूकोज का। अब फोटोसिंथेसिस होती कहाँ है? फोटोसिंथेसिस लीव्स में होती है। लीव्स के अंदर ये ऑर्गेनल है क्लोरोप्लास्ट। ये लीव्स हैं और ये लीफ का सेक्शन दिखाया हुआ है, देखो यहाँ पर। ये अपर एपिडर्मिस, ये वैक्सी क्यूटिकल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है और रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन को रिड्यूस करती है। और ये वास्कुलर बंडल अगर हम देखें तो इसमें जाइलम एंड फ्लोएम होते हैं। अब ये पूरा, ये अपर एपिडर्मिस है, ये लोअर एपिडर्मिस है। बीच में जो भी ये टिश्यू है इसको हम मेसोफिल कहते हैं। मेसोफिल वैसे देखो दो तरह का है। ये जो मेसोफिल है ये है पैलिसेड, और ये है स्पॉन्जी। जो स्पॉन्जी मेसोफिल है इसमें एयर स्पेसेस होती हैं, और सेल्स का जो शेप साइज है वो डिफरेंट होती है दोनों में ही। और यहाँ पे ये एयर स्पेसेस कम होते हैं। तो अब जो ये मेसोफिल सेल्स हैं इनके अंदर प्रेजेंट है क्लोरोप्लास्ट, और इसी क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस होती है। अब रॉ मटेरियल हमें क्या चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए? हमें चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड, एटमॉस्फेयर से मिलती है, वाटर सॉइल से मिलेगा, सनलाइट सन से ही मिलेगी, और क्लोरोफिल ये कहाँ प्रेजेंट होता है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। फोटोसिंथेसिस के क्या स्टेप्स हैं? अब हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहला स्टेप है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होता है, ये क्लोरोफिल मॉलिक्यूल लाइट एनर्जी, डिफरेंट वेवलेंथ्स की लाइट एनर्जी को ये एब्जॉर्ब करता है। और डिफरेंट क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होते हैं यहाँ पर, A3, A1, C, B। मेन जो फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व है ना वो क्लोरोफिल A है। अब बाकी जो क्लोरोफिल है वो भी सनलाइट की एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, वो अलग वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करते हैं, और एब्जॉर्ब करके हमारा रिएक्शन सेंटर जो है वो क्लोरोफिल A ही होता है, उसको दे देते हैं एनर्जी। अब ये लाइट एनर्जी जो है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, ये केमिकल एनर्जी। ओके, और फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है। वाटर का क्या हो गया? फोटोन का मतलब लाइट और लाइसिस का मतलब ब्रेकडाउन। वाटर का जब ब्रेकडाउन हुआ तो प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं और ऑक्सीजन बनती है। फिर अब रिडक्शन होगा कार्बन डाइऑक्साइड का। अब देखो रिडक्शन होगा तो CO2 है ये हाइड्रोजन और इसमें ऐड हो जाएगी,
और रिडक्शन से क्या बन जाएगा, कार्बोहाइड्रेट्स बन जाएंगे। और फोटोसिंथेसिस की मेनली दो रिएक्शन होती है, एक लाइट रिएक्शन और दूसरी डार्क रिएक्शन। जो इनिशियल स्टेज है फोटोसिंथेसिस का, ये लाइट एनर्जी को ट्रैप करके एटीपी प्रोड्यूस करता है, NADPH, इसको हम लाइट रिएक्शन कहते हैं। जो लाइट रिएक्शन है ये थाइलेकॉइड्स में होती है। और डार्क रिएक्शन सेकेंड स्टेप है। इस डार्क रिएक्शन में क्या होता है, ये जो एनर्जी प्रोड्यूस हुई ना, ये एनर्जी यूज होती है किस चीज में, टू प्रोड्यूस कार्बोहाइड्रेट, जो कि यहाँ पे हमने ग्लूकोज दिखाया है। और डार्क रिएक्शन जो है ये स्ट्रोमा में होती है। स्ट्रोमा ग्राउंड सब्सटेंस होता है। क्लोरोप्लास्ट के डायग्राम में अगर आप देखें ना, तो ग्राउंड सब्सटेंस को स्ट्रोमा बोलते हैं। और जो थाइलेकॉइड्स और लैमेली हैं, जब वो पाइल अप हो जाते हैं तो उसको हम ग्रेनम कहते हैं। उनके अंदर लाइट रिएक्शन और स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन होती है। अब स्टोमेटा का क्या रोल है? स्टोमेटा देखिए हमने लोअर एपिडर्मिस के लीफ में प्रेजेंट थे स्टोमेटा। और स्टोमेटा जो है इनका मेन रोल है, एक तो ये ट्रांसपीरेशन में हेल्प करते हैं। ट्रांसपीरेशन क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर इन फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स फ्रॉम द एक्सपोज्ड पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। मेनली लीव्स के थ्रू होता है ये, इसके अलावा स्टेम के थ्रू भी होता है, रूट के थ्रू कभी नहीं होता, रूट में कभी स्टोमेटा भी नहीं होते। फिर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैसेस का एक्सचेंज, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन का। कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए, है ना, और ऑक्सीजन जो है प्लांट्स को वो रेस्पिरेशन के लिए चाहिए होती है। तो जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है वो भी इन स्टोमेटा के थ्रू होता है। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, व्हाट डू यू मीन बाय स्टोमेटल एपरेटस? अब स्टोमेटल एपरेटस में क्या क्या चीजें आती हैं? स्टोमेटल पोर आता है, फिर ये गार्ड सेल्स आती हैं, और गार्ड सेल्स के बाद जो ये सब्सिडरी सेल्स हैं, ये तीनों चीजें मिलके बनाती हैं स्टोमेटल एपरेटस। जो ये गार्ड सेल्स भी है ना, और ये सब्सिडरी, ये सारी के सारी मॉडिफाइड एपिडर्मल सेल्स हैं। गार्ड सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट होते हैं। और ये जो इनर वॉल है ना इनकी, ये थिक होती है, क्योंकि जब स्टोमेटा खुलते हैं तो इस वॉल पे ही ज्यादा प्रेशर पड़ता है एज कंपेयर टू आउटर। अब करते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है। होलोजोइक न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है, जब ऑर्गेनिज्म सॉलिड फूड की इनटेक करता है, बॉडी के अंदर ले जाता है। इसका एग्जाम्पल अमीबा है, ह्यूमंस हैं, पैरामीशियम। हम भी ऐसे करते हैं ना, जो चपाती जैसे खा रहे हैं तो चपाती को पूरा का पूरा मुंह में लेके और उसको चबा के फिर अंदर ले जाते हैं। तो इस तरह का जो न्यूट्रिशन है वो होलोजोइक है ना, एंगल्फिंग होल सॉलिड फूड, दैट इज होलोजोइक न्यूट्रिशन। अब इसमें स्टेप्स क्या हैं? सबसे पहला स्टेप इंजेशन, इनटेक ऑफ फूड। डाइजेशन, डाइजेशन विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स और डाइजेस्टिव जूसेस, जिसके अंदर एंजाइम होते हैं। एब्जॉर्प्शन, अब ये जो डाइजेस्टेड फूड है ये एब्जॉर्ब हो जाता है। एब्जॉर्प्शन के बाद एसिमिलेशन, एसिमिलेशन मतलब ब्लड के थ्रू ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है पूरी बॉडी को। एंड इजेशन, जो वेस्ट मटेरियल है जो लेफ्ट आउट है उसका बॉडी से बाहर निकलना, दैट इज इजेशन। अब अमीबा में कैसे होता है न्यूट्रिशन, ये स्टेप्स हम अमीबा में डिस्कस करेंगे जो मैंने पीछे बताए। इंजेशन में अमीबा क्या करता है? अमीबा में ये देखो, ये सारे जो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस ये दिखा रखी हैं इसमें, ये क्या चीज है? ये इसके सूडोपोडिया हैं। तो ये सूडोपोडिया को क्या करेगा, आगे की तरफ प्रोट्रूड करेगा, और प्रोट्रूड करके जहां पर भी फूड प्रेजेंट होगा ये पूरा उस फूड के अराउंड ऐसे सरकमवेलेशन कर देते हैं ये सूडोपोडिया, और
ये जो फूड पार्टिकल है फिर वो फूड वैक्यूल के साथ फ्यूज कर जाता है। ये हो गया इंजेक्शन, यानी बॉडी के अंदर लेना फूड को। ओके, और इसमें किससे फ्यूज हो जाता है? ये फूड वैक्यूल के साथ। अब फूड वैक्यूल के अंदर एंजाइम्स हैं, एंजाइम्स की हेल्प से डाइजेशन होगा। डाइजेशन में क्या होगा? जो लार्ज इनसोल्यूबल फूड पार्टिकल्स थे वो किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे? सिंपल स्मॉलर वंस में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब ये जो फूड डाइजेस्ट हो गया, ये डिफ्यूज हो जाएगा, पूरे साइटोप्लाज्म में डिफ्यूज हो जाएगा। फिर एब्जॉर्ब्ड फूड सेल के अंदर, सेल से फिर ऑक्सीडेशन इसकी होगी तो क्या होगी? उस फूड से एनर्जी मिलेगी, और वो एनर्जी किस चीज के लिए यूज होती है? ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ बॉडी। फिर इजेशन, जो डाइजेस्टेड फूड में अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल अब इसमें रह गया वो एक्सोसाइटोसिस से बाहर निकल जाएगा, और एंडोसाइटोसिस से ये इंजेक्शन करता है और एक्सोसाइटोसिस से इजेक्शन करता है। सेल से बाहर अनडाइजेस्टेड फूड आ जाएगा। अब सर्कमवेलेशन बताया है कि क्या होती है, मैंने पीछे बस जिक्र किया था, यहाँ हम और अच्छी तरह से इसको डिस्कस कर रहे हैं। सर्कमवेलेशन क्या है? सर्कमवेलेशन इनटेक ऑफ फूड है अमीबा में। जब फूड के कांटेक्ट में आता है, जैसे ही ये फूड पार्टिकल देखो यहाँ पे आया, ये सूडोपोडिया आगे की तरफ ऐसे बढ़ जाते हैं, और फिर ये सूडोपोडिया ने देखो पूरा का पूरा इसको फूड पार्टिकल को कवर कर दिया। अब ये क्या बन गई? फूड वैक्यूल बन गई। अब ये फूड इसके अंदर आ गया, एंगल्फ हो गया। तो यहाँ पे क्या शुरू हो गया? देखो ये था इंजेक्शन, इनटेक। ओके, यहाँ पे फूड वैक्यूल बन गई। जब ये पूरी सर्कमवेलेशन, पूरा मतलब ऐसे सूडोपोडिया उस फूड के अराउंड आ गए तो फूड वैक्यूल बन गई। अब ये बॉडी के अंदर आ गया। अंदर आने के बाद क्या होगा? जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं वो इस फूड को डाइजेस्ट कर देंगे, और डाइजेस्टेड फूड जब साइटोप्लाज्म में डिफ्यूज हो गया तो एब्जॉर्प्शन हो गया। अब इस फूड की एसिमिलेशन हो गई, यानी फूड से एनर्जी मिल गई फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर, और अब ये अनडाइजेस्टेड फूड एक्सोसाइटोसिस से बॉडी से बाहर निकल गया। अब ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को डिस्क्राइब करते हैं। तो सबसे पहला पार्ट ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का माउथ है। माउथ के अंदर टीथ प्रेजेंट होते हैं, और हमारी जो डेंटिशन है ना वो थिकोडोंट डेंटिशन है, डाइफायोडोंट है। डाइफायोडोंट का मतलब है कि दो बार दांत आते हैं, एक बार मिल्क टीथ और दूसरी बार परमानेंट टीथ। और थिकोडोंट डेंटेशन का मतलब है कि जो टीथ हैं वो गम्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब माउथ के अंदर फूड सलाइवा के साथ मिक्स होता है। सलाइवा कहाँ से सिक्रीट होगा? सलाइवरी ग्लैंड से सिक्रीट होगा। और किसकी हेल्प से मिक्स हो रहा है? ये टंग की हेल्प से। सलाइवा के अंदर एक एंजाइम है, सलाइवरी एमाइलेज। एमाइलेज जो है ये स्टार्च का ही एक वेरिएंट है। तो ये क्या करेगा? अब ये एंजाइम स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर देगा, ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा। यहाँ पे 30% डाइजेशन होती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने हाईलाइट किया है कि सलाइवा के अंदर कौन सा एंजाइम होता है? सलाइवरी एमाइलेज होता है। और ये किसको डाइजेस्ट करता है? स्टार्च को। किस में कन्वर्ट करता है? शुगर में कन्वर्ट करता है। अब इसोफेगस। इसोफेगस सिंपली एक मस्कुलर पार्ट है, और इसका रोल इतना ही है कि ये फूड को स्टमक तक लेके जाता है। फूड पाइप भी इसको हम कहते हैं। और कौन सी मूवमेंट? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ये सिंपल मस्कुलर मूवमेंट होती हैं जिसकी हेल्प से फूड माउथ से स्टमक के अंदर जाता है।
पार्शियली डाइजेस्टेड फूड होता है ये, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे डाइजेशन हो चुका है। अब इस इसोफेगस के अंदर किसी तरह की कोई डाइजेशन नहीं होती है। एक तो क्वेश्चन इसमें से इस तरह से आता है कि डिस्क्राइब ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, तो आपने जो मैं डिस्क्राइब कर रही हूँ ये डिस्क्राइब करना है और डायग्राम बनाना है। दूसरा क्वेश्चन ये आता है हाउ फूड इज डाइजेस्टेड इन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेशन में कि कैसे डाइजेस्ट होता है, वहां पे सिर्फ ये बताओगे कि माउथ के अंदर कौन सा एंजाइम है। इसोफेगस का बताओगे कि कोई डाइजेशन यहाँ पर नहीं होती। अब हम स्टमक के अंदर आते हैं, यहाँ पे डाइजेशन में ये पॉइंट बताओगे कि पेप्सिन के अंदर प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है जो प्रोटीन्स को पेप्टोन्स एंड प्रोटियोसिस में कन्वर्ट करता है। इसके अलावा ये क्वेश्चन वैसे भी इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज रोल ऑफ HCl? HCl doesn't help in digestion but still it is secreted. What is its role? तो HCl जो है ये फूड के मीडियम को एसिडिक कर देता है, और इस एसिडिक मीडियम में ही ये जो पेप्सिन एंजाइम है ये इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट, ये जो जूस सिक्रेट होगा ना डाइजेस्टिव जूस स्टमक के अंदर, उसमें इनएक्टिव फॉर्म में होता है पेप्सिनोजन की फॉर्म में, या प्रोपेप्सिन भी कहते हैं इनएक्टिव एंजाइम को। वो पेप्सिन में कब कन्वर्ट होगा? जब उसको HCl मिलेगा। और दूसरा HCl का क्या रोल है? जर्म्स फूड के साथ आ जाते हैं तो ये जर्म्स को किल कर देता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं स्टमक के अंदर और वो गैस्ट्रिक जूस रिलीज करते हैं। इस गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या चीजें हैं? 3 चीज यहाँ पर है। HCl का रोल अभी हमने पढ़ा, फिर पेप्सिन का भी हमने पढ़ लिया, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम यहाँ पे ये सबसे इंपॉर्टेंट है। फिर तीसरी चीज इसमें म्यूकस होती है। म्यूकस का क्या रोल है? म्यूकस के लिए भी अलग से ग्लैंड्स होते हैं स्टमक के अंदर, गॉबलेट ग्लैंड्स उनको हम कहते हैं। और म्यूकस पूरी की पूरी जो स्टमक की इनर लाइनिंग है उसके ऊपर प्रेजेंट होता है, और ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है एंजाइम से, HCl से। म्यूकस प्रोटेक्ट करता है स्टमक की वॉल को। अब एग्जिट जो है फूड की स्टमक से, ये किससे गार्डेड है? स्फिंक्टर मसल प्रेजेंट होती हैं। ये स्फिंक्टर मसल जो हैं वो फूड को फिर लेके जाती हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है? ये क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है कि कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड कहाँ होता है, वेयर द फूड इज डाइजेस्टेड कंप्लीटली। तो फूड इज डाइजेस्टेड कंप्लीटली इन स्मॉल इंटेस्टाइन। अब जो कार्बोहाइड्रेट देखो माउथ के अंदर 30% डाइजेस्ट हुआ था, वो यहाँ पे डाइजेस्ट होगा। प्रोटीन स्टमक के अंदर थोड़े से ही डाइजेस्ट हुए थे प्रोटियोसिस एंड पेप्टोन्स में, और फैट्स तो अभी डाइजेस्ट हुई ही नहीं थी। तो अब कंप्लीट डाइजेशन यहाँ पे होना है स्मॉल इंटेस्टाइन में। कैसे होता है? ये सिक्रीशन रिसीव करता है लीवर से और पैंक्रियास से। सबसे पहला पार्ट जो स्मॉल इंटेस्टाइन का है इसको हम ड्यूडिनम कहते हैं। ड्यूडिनम में हिपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट कॉमन डक्ट है जिसमें बाइल जूस और पैंक्रियाटिक जूस उसके थ्रू ऐड हो जाता है ड्यूडिनम में। तो पहले हम बाइल जूस की बात करें। बाइल जूस लीवर से सिक्रेट होता है, इसके अंदर कोई एंजाइम नहीं होता। ये भी क्वेश्चन है यहाँ पर कि हाउ बाइल जूस हेल्प्स इन डाइजेशन, इट डजंट कंटेन एनी एंजाइम। तो कैसे हेल्प करता है? ये फैट्स की इमल्सिफिकेशन करता है। इमल्सिफिकेशन क्या होता है? लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स को स्मॉल में कन्वर्ट करना। उससे क्या फायदा होगा? जितने स्मॉल ग्लोब्यूल्स बनेंगे उतना ही सरफेस एरिया एंजाइम एक्टिविटी के लिए इंक्रीज हो जाएगा। अब पैंक्रियाटिक जूस, पैंक्रियाटिक जूस के अंदर एंजाइम होता है काइमोट्रिप्सिन और दूसरा है ट्रिप्सिन एंजाइम। ये प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करेंगे। और इसी के अंदर होता है एंजाइम लाइपेज जो कि फैट्स, लिपिड से बना है ये वर्ड। लिपिड्स और फैट्स एक ही बात है। तो ये फैट्स को डाइजेस्ट करेंगे। अब यहाँ पे प्रोटीन्स का डाइजेशन कंप्लीट हो गया, फिर ये फैट्स का डाइजेशन कंप्लीट हो गया, और कार्बोहाइड्रेजेस जो एंजाइम है वो बचे हुए कार्बोहाइड्रेट को भी कंप्लीटली डाइजेस्ट कर देंगे। अब स्मॉल इंटेस्टाइन का दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन आता है एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड।
और ये एब्जॉर्प्शन किसकी हेल्प से होता है? विलाई की हेल्प से। विलाई क्या होती हैं? ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, ऐसे इनफोल्डिंग्स होती हैं, इस टाइप से प्रेजेंट होती हैं ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। और विलाई के अंदर फर्दर स्मॉल प्रोजेक्शन माइक्रोविलाई भी होती हैं। ये क्या करती हैं? सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन इंक्रीज करती हैं। लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में किसी तरह का कोई डाइजेशन नहीं होता। अनडाइजेस्टेड फूड स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में आता है। यहाँ सिर्फ एक ही फंक्शन होता है, वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है बॉडी में, और बाकी जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल है इट इज मूव्ड आउट, इसको रिमूव कर दिया जाता है फ्रॉम द बॉडी थ्रू एनस, और ये प्रोसेस कहलाती है इजेशन। अब ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, मेरे दूसरे वीडियो में पहले शूट किया था वो वीडियो, उसमें मैंने बहुत ही आसान तरीके से डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम बनाना बताया है, उसको जरूर देखना। अब इसमें ये माउथ है, माउथ के अंदर टीथ, और ये स्लाइवरी ग्लैंड्स, इनका सिक्रीशन भी यहाँ पे पोर हो जाता है। माउथ में मेस्टिकेशन होती है फूड की, मेस्टिकेशन के बाद जो बॉलस बन जाती है, और बॉलस जो है इसोफेगस के थ्रू स्टमक में पेरिस्टालसिस मोमेंट होती हैं, और स्टमक में यहाँ पे स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है। इस स्फिंक्टर से ये ड्यूडिनम स्मॉल इंटेस्टाइन, ये सारा स्मॉल इंटेस्टाइन है। और यहाँ पे ये देखो, ये लीवर और ये पैंक्रियास, तो बाइल जूस यहाँ से, पैंक्रियाटिक जूस यहाँ से ऐड हो जाता है, और फूड का कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन से भी जूस निकलता है जो इन फूड्स को डाइजेस्ट करता है। और ये है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन को लार्ज क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका डायमीटर ज्यादा है, और स्मॉल को स्मॉल इसलिए कहते हैं कि इसका डायमीटर कम है। ये अपेंडिक्स होता है, यहाँ पे एक वेस्टिजियल ऑर्गन जिसका हमारी बॉडी में तो कोई काम नहीं है, लेकिन सेलुलोलिटिक ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। जो हर्बीवोरस एनिमल्स हैं उनके लिए ये यूजफुल है, क्योंकि प्लांट्स की सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है, और ये सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। फीसेस टेम्परेरीली यहाँ स्टोर होती है रेक्टम में, और एनस के थ्रू इजेशन होता है। अब हर्बीवोर्स का लॉन्ग स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों होता है एज कंपेयर टू कार्निवोर्स? अभी मैंने बताया उनको क्या डाइजेस्ट करना होता है। देखो, हर्बीवोर्स क्या खाते हैं? प्लांट्स खाते हैं, और प्लांट्स की सेल वॉल किसकी बनी है? सेलुलोज की बनी होती है। तो सेलुलोज का जो डाइजेशन है उसमें थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए कंप्लीट डाइजेशन के लिए इनका जो स्मॉल इंटेस्टाइन है हर्बीवोर्स का, वो लॉन्गर है। और कार्निवोर्स को क्या करना होता है? उनको तो बस फ्लैश यानी मांस, मीट, उसी को डाइजेस्ट करना होता है, जो कि इजी है डाइजेशन एज कंपेयर टू सेलुलोज। तो इसलिए कार्निवोर्स का जो इंटेस्टाइन है वो छोटा होता है। अब डेंटल प्लाक क्या है? जब बैक्टीरियल सेल का मास और फूड पार्टिकल्स हमारे दांतों पे चिपक जाते हैं और येलो लेयर बना लेते हैं, उसको हम डेंटल प्लाक बोलते हैं। अब टूथ डिके और डेंटल कैरीज, अब ये प्लाक जब बन जाता है ना, और ये कैसे बनता है? ग्रेजुअल सॉफ्टनिंग प्लाक तो बन गया जब बैक्टीरिया और फूड पार्टिकल, आप जब ब्रश नहीं करते हो ना, रात को ब्रश करना बहुत ही जरूरी है। अगर आप ब्रश नहीं करते तब ऐसे होता है कि फूड पार्टिकल्स दांतों के बीच में होते हैं, बैक्टीरिया माउथ के अंदर पहले से ही होते हैं, तो वो उनको फूड मिल गया, वो ग्रो कर जाएंगे, और ग्रो करने के बाद वो क्या करेंगे? एसिड प्रोड्यूस करेंगे। और एसिड कैसे प्रोड्यूस होगा? क्योंकि फूड के अंदर जो शुगर है उससे एसिड प्रोड्यूस होगा बैक्टीरिया की हेल्प से। और ये जो एसिड अब प्रोड्यूस होगा ना, ये क्या करेगा? इनेमल, जो कि हार्डेस्ट सब्सटेंस है हमारी बॉडी का, उसको भी सॉफ्ट कर देता है, और डेंटाइन को भी। और ब्लैक कलर का जो धब्बा सा नजर आने लगता है ना दांतों के अंदर, वही टूथ डिके या डेंटल कैरीज है। तो डेंटल कैरीज एक्चुअली क्या है? बैक्टीरिया के द्वारा हमारे इनेमल और डेंटाइन को
डिस्ट्रॉय करना, उसको सॉफ्ट करके उसके अंदर इन्वेड कर जाते हैं ये बैक्टीरिया। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट लाइफ प्रोसेस नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।